गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। तो चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वहीं गोवा हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक खुलासा सामने आया है जब आरोपी के घर से एक चिट्ठी मिली, जहां उसने अपने 4 साल के बेटे की हत्या को अंजाम दिया था। इस चिट्ठी को खुद आरोपी ने लिखा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, मैं अपने पति को अपने बेटे से मिलने के लिए अदालत के आदेश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस चिट्ठी को सील कर दिया है और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जांच के लिए भेज दिया है। एफएसएल की टीम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के जरिए इस लिखावट से इसकी तुलना करने वाली है कि ये आखिर किसने लिखा है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि आरोपी नहीं चाहती थी कि उसका पहले वाला पति अपने बेटे से मुलाकात करे, इसलिए उसने खुद ही बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की मुलाकात बेंगलुरु में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 2010 में शादी कर ली। दोनों का 2022 में तलाक भी हो गया। अदालत ने तलाक मंजूर करते हुए वेंकट को हर रविवार बेटे से मिलने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से सूचना काफी नाराज थी। मामले में अदालत के कागजात से पता चला उसने रमन की 9 लाख रुपए हर महीने की आय का हवाला देते हुए उससे हर महीने 2.5 लाख रुपए का मेंटेनेंस मांगा था। वहीं आपको बता दें कि सूचना सेठ को आज गोवा के उस सर्विस अपार्टमेंट में ले जाया जाएगा जहां उन्होंने हत्या की। पुलिस अपराध के सीन को रिक्रिएट करने वाली है। पुलिस का कहना है कि हत्या की जांच के लिए ये बेहद जरूरी है। पुलिस सूचना को गोवा के कैंडोलिम स्थित अपार्टमेंट में लेकर जाने वाली है, जहां वो 6 से 8 जनवरी तक रुकी हुई थी। पुलिस ने बताया कि यहां पर हत्या को अंजाम देने के बाद सूचना शव को बैग में रखकर बेंगलुरु भाग रही थी। वहीं आरोपी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। चित्रदुर्ग में ही पुलिस ने जब टैक्सी में रखे उसके बैग की जांच की तो उसमें वो शव बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी महिला को गोवा पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल आरोपी महिला को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब भारत और मालदीव के संबंधों की बात करें तो कुछ दिनों से वो लगातार बेहद खराब चल रहे हैं। इसी दौरान चीन का एक अहम बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि वो मालदीव के आंतरिक मामलों में भारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। चीन के कुछ नेताओं के साथ मुइज़्ज़ू की बातचीत हुई, जिसमें एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष अपने अपने मूल हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे का समर्थन जारी रखेंगे। इसमें कहा गया कि चीन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने में मालदीव का समर्थन करता है। बता दें कि चीन के कुछ नेताओं के साथ मुइज़्ज़ू की मीटिंग के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष अपने अपने मूल हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वहीं मालदीव से संयुक्त बयान में कहा गया है कि वो एक चीन सिद्धांत के प्रति प्रेरणा जाहिर करते हैं। वहीं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है और ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। इसमें कहा गया कि मालदीव चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी बयान या कार्रवाई का विरोध करता है। वहीं सभी ताइवान स्वतंत्रता, अलगाववादी गतिविधियों का विरोध भी करता है और ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के आधिकारिक संबंध विकसित नहीं करेगा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लोगों को सता रही है। लगातार तापमान गिरता ही जा रहा है। वहीं साथ में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार बढ़ रही है। स्काईमेट के मुताबिक कोहरा लगातार बना रहेगा। वहीं धूप जब खिलती है तो न्यूनतम तापमान में कमी आती है। अगर धूप निकलेगी तो हमें इस तापमान से राहत मिल सकती है। पहाड़ों के साथ साथ इस बार मैदानी इलाकों में भी काफी तापमान गिर चुका है। इसकी वजह से वहां झीलें जम गई हैं। यही वजह है कि ठंडी हवाएं पहाड़ों से आ रही हैं। वहीं न्यूनतम तापमान अभी कुछ दिन कम ही रहेगा, लेकिन अब दिन आरामदायक बने रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को तापमान 18.1 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री पर रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। सुबह 11 बजे की बात करें तो हल्की धूप निकली थी। इसकी वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। धूप की वजह से पिछले कई दिनों से बढ़ी हुई नमी कम हुई है। हवा में नमी का स्तर 51 से 97% तक रहा। दिल्ली एनसीआर में अब भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पालम में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री, गुरुग्राम में 15.3 डिग्री,
गाजियाबाद में 15.7 डिग्री और नरेला में 15.7 डिग्री रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो मुंबई को देश के सबसे लंबे समुद्री पुल की सौगात देंगे। करीब 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु का पीएम मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। वो भारत का सबसे लंबा पुल होने जा रहा है। आज नासिक में पीएम मोदी 27वें यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम का रोड शो भी होगा, जिसके बाद वो नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके अलावा नवी मुंबई के एक कार्यक्रम में पीएम मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। खास बात यह है कि इस पुल का शिलान्यास भी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और अपने वादे के मुताबिक पीएम आज इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। शहरी ट्रैफिक को आसान करने, परिवहन के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम मोदी नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। क्या क्या खास रहने वाला है इस अटल सेतु में? अटल सेतु मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक सूत्र में जोड़ने वाला है। 6 लेन वाले इस ब्रिज पर हर रोज 70,000 से ज्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक चल सकता है। पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। वहीं मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो और ट्रैक्टर को इस ब्रिज पर प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं करीब 22 किलोमीटर लंबे पुल से दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में महज 15 से 20 मिनट लगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इससे करीब 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बच सकता है। इतना ही नहीं, एक आकलन के मुताबिक हर गाड़ी से करीब 300 रुपए का ईंधन बचेगा। इस पुल को बनाने में पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया है। 6 लेन के अलावा इसमें दोनों तरफ एक एग्जिट लाइन का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही ये पुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 190 सीसीटीवी कैमरे के साथ होगा। पश्चिम बंगाल में ईडी ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ममता के मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राशन घोटाले में छापामारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया था। हमले में कई अधिकारियों को चोट भी आई थी और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए थे और गाड़ियों के शीशे भी फोड़े गए थे। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट की तलब की थी। ईडी अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले के बाद जांच एजेंसी के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि डरिए मत, निडर होकर जांच करिए। सूत्रों के मुताबिक ईडी के कार्यवाहक निदेशक ने अधिकारियों से एनआईए के साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा था, ताकि शाहजहां शेख के सीमा पार बांग्लादेश के संबंधों की जांच की जा सके। ईडी अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद निदेशक ने सीएपीएफ बलों के सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएपीएफ की तैनाती की योजना बनाई गई थी, जो छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ जाएगी। वहीं राहुल नवीन ने कहा कि अधिकारियों के साथ महिला पुलिस कर्मियों पर भी फोकस किया जाए, ताकि रुकावट डालने की कोशिश करने वाली महिलाओं को हटाया जा सके। तो ये थी आज की वो खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।